बैपको रिफाइनरी पर हमले का नया वीडियो सामने आ गया है। बहरीन की यह बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिस पर ड्रोन अटैक हुआ है और इस अटैक में ये रिफाइनरी तबाह हो गई है। बहरीन के मनामा में बैपको रिफाइनरी मौजूद है और इसी को टारगेट करके ये बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया था। अटैक के बाद ऑयल कंपनी में देखिए किस तरह से आग लग गई है। रिफाइनरी का पूरा इलाका धू धू कर जलता नजर आ रहा है। और ईरानी शिप पर इजराइल का भीषण हमला। बंदर अब्बास में ईरानी जहाज पर यह बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से। ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में यह हमला हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर अटैक किया गया है। हमले के बाद धुआं उठता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बंदर अब्बास पर यहां एक ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया। और अहम खबर है, इराक के इरबिल में ईरानी ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को मार गिराया है। इरबिल शहर के ऊपर दिखा ड्रोन गिराया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं इराक के इरबिल से, जहां पर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को मार गिराया है। और वहीं इजराइल का ईरान पर मिसाइल से अटैक। मिसाइल हमले के बाद सायरन की आवाज गूंजने लगी। हमला किया गया है इजराइल के द्वारा ईरान पर एक बार फिर से। तस्वीरें आप देखिए उस हमले के बाद की, किस तरह से हमले वाली जगह से आसमान तक धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हमले के बाद अलर्ट सायरन ऑन कर दिए गए। और अहम खबर ईरान से सामने आ रही है। ईरान के करमन शाह में भी बमबारी की गई है। अमेरिका और इजराइल की बमबारी हुई है। कई जगहों पर धमाके हुए हैं। धमाकों के बाद आग लग गई है। ये ईरान के करमन शाह की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से ताजा बमबारी की गई। तो ये पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करमन शाह की ये तस्वीरें हैं। यहां पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई है, लेकिन उसी जगह पर हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं ईरान के पक्ष में और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए। और देखिए इस युद्ध में पहली बार टॉक्सिक बम का इस्तेमाल किया गया है। दक्षिण लेबनान में टॉक्सिक बम से हमला किया गया। इजराइल ने टॉक्सिक बम से हमला किया। टॉक्सिक बम के अंदर घातक केमिकल का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए देखते देखते जंग को 9 दिन गुजर चुके हैं। युद्ध का 10वां दिन है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केमिकल वॉर शुरू हो गई है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में बड़े हमले अंजाम दिए। हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया गया है। टॉक्सिक केमिकल बम के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। इस हमलों में बमों में ग्लाइफोसेट जैसे केमिकल होने का दावा किया गया है। केमिकल से पानी और जमीन तक दूषित हो जाते हैं। स्थानीय लोग और पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है और ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कहीं केमिकल वॉर तो नहीं शुरू हो गई है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी जी पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मिडिल ईस्ट से हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें सारी जानकारियां दे रहे हैं। इजराइल ने साउथ लेबनान में ये जो हमला किया है, मनीष, इसके बारे में क्या कुछ और डिटेल्स सामने आ चुकी है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, आशंका इस बात की जताई जा रही है कि इसी हमले के साथ केमिकल वॉर का एक नया चैप्टर खुल गया है इस जंग में।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल का कहना यह है कि ईरान को अगर कहीं से कुछ समर्थन मिल रहा है तो वो हिजबुल्लाह से मिल रहा है, लेबनान से मिल रहा है। हाँ। और ऐसी स्थिति में जो हिजबुल्लाह के कुछ बचे कुचे लोग हैं या उनके एसेट्स हैं, उनको खत्म करना जरूरी है। और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लेबनान में इजराइल ने अपनी कार्रवाई पिछले कुछ दिनों में फिर से शुरू कर दी है, जबकि इससे पहले हमें और आपको याद होगा कि किस तरह इजराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच में एक सीज फायर हुआ था। लेकिन अब वो सीज फायर खत्म हो चुका है और दोबारा से हमले हो रहे हैं। और उसमें जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया है। हालांकि एक बात ये भी है कि हम सब ने देखा है कि हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर इस ईरान के साथ जंग में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक अलग किस्म का इस्तेमाल भी होता है। ये कहना मुश्किल है कि इजराइल के हथियार जो थे वो केमिकल वॉरफेयर का हिस्सा थे, या फिर जहां पर इजराइल ने बॉम्बिंग की वहां कुछ ऐसा स्टोरेज रखा हुआ था एक्सप्लोसिव का, जो कि इस वक्त ये प्रेजेंट कर रहा है कि वहां पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर है कि अभी हालांकि कहने के लिए तो कहते ही हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। ईरान की तरफ से भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि अपने आप में एक प्रतिबंधित हथियार है। जंग में इसके इस्तेमाल की मनाही है, लेकिन ईरान अपने मिसाइलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। और इजराइल पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि इजराइल भी जो सो रासायनिक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन किसमें कितना सच है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जंग में अब दोनों ही पक्ष की तरफ से जिस किस्म के हथियार है उसका इस्तेमाल करने में वो हिचक नहीं रहे। बिल्कुल। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी सर, आपसे ये सवाल कि जिस तरह के हथियारों के इस्तेमाल की अभी खबर हमने दिखाई, चाहे वो केमिकल बॉम्ब की बात कही जा रही है, डर्टी बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब की बात की जा रही है, या फिर क्लस्टर बॉम्ब की बात की जा रही है, अब जो रिहायशी इलाके हैं, स्कूल हैं, वो निशाना बन रहे हैं। जो एनर्जी के एस्टैब्लिशमेंट हैं, चाहे ऑयल रिफाइनरीज हो, चाहे वो सब चीज़ें हों, उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये जंग आपको अंतर्राष्ट्रीय तमाम नियमों को किनारे करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसका अंजाम शायद और ज़्यादा खराब हो भविष्य में? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस जंग में अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात ये थी कि सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि ईरान में स्कूली बच्चियों की मौत हुई, स्कूल पे बम गिराया गया और स्कूली बच्चियों की मौत हुई। अब ईरान भी इजराइल में, बहरीन में सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहा है। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था या हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा था, तो उसमें भी यही बात हुई थी। लेकिन उसमें दोनों पक्ष ये कह रहे थे, जैसे इजराइल खासतौर से कह रहा था कि हमास हॉस्पिटल और स्कूलों को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को बहाना बना करके उसके पीछे से अपनी कार्रवाई कर रहा है। वही चीज यूक्रेन करता था रूस के लिए। अब फिर से इस थिएटर में भी वही बात आ गई है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं और ये कुछ सही नहीं पता लग पा रहा है कि आपने जिन सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया है, क्या उसका मिसयूज हो रहा था एज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसके पीछे क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट था। एक चीज ये तो बाद में ही पता लगेगा। दूसरी चीज, ये क्लस्टर बम, डर्टी बम, ये जो है, ये बम जो है, ये बिल्कुल ही नहीं यूज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारी सीमाएं तोड़ दी गई हैं। और अब रही बात ये कि कहाँ तक ये जंग चलेगी, तो मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन तो और चलनी चाहिए, क्योंकि देखिए, ईरान, अमेरिका और इजराइल का भी जो कयास था, हिसाब हफ्ते में बंद कर देंगे, लेकिन चल सकती है। ईरान भी कह रहा है कि हम हार नहीं मानेंगे। दोनों के लिए, इजराइल और ईरान दोनों के लिए ये अस्तित्व का सवाल हो गया, अस्तित्व का संकट हो गया। क्योंकि अगर इजराइल हारता है तो पहली बार होगा जो इजराइल 70-80 साल के अपने इतिहास में पहली बार हारा होगा। और इजराइल, बिल्कुल सही बात है सर, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस जंग में तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे टूटते हुए हम देख रहे हैं। अमेरिका ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया स्कूल पर, बच्चियों के, मासूम बच्चियों के स्कूल पर जो हमला हुआ था, 168 लोगों की जानें गई थी। अमेरिका कह रहा है कि हमने ये हमला नहीं किया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीरें दिखाई त्रिपाठी सर, जिसमें अमेरिकन टॉमाहॉक मिसाइल
इस स्कूल पर गिरती हुई नजर आ रही है। तो कौन क्या कह रहा है, किस पर कितना यकीन किया जाए, यह बहुत मुश्किल हो गया है बताना, समझना। तेल अवीव पर देखिए विध्वंसक हमला हुआ है। ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब से डहला दिया है तेल अवीव को। हमले के बाद कई इमारतें यहां पर जमींदोज हो गई हैं। ये देखिए तेल अवीव की जो ताजा तस्वीर सामने आई है उसमें विध्वंस साफ तौर पर नजर आ रहा है और कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं तेल अवीव के अंदर, वो भी तब जबकि तमाम तरह के जबरदस्त अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से इन इलाकों को सुरक्षित किया गया। उसके बावजूद भी ईरान की मिसाइलें उन एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए कई इमारतों को तबाह करती नजर आ रही। और इस बीच अमेरिका का ईरान पर हवाई हमला, यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो। इन तस्वीरों को जारी करके इस हमले की पुष्टि की गई है। अमेरिका ने हवाई हमले ईरान पर किए। और वहीं इराक के इरबिल पर ड्रोन अटैक हुआ है। कुर्दिस्तान इलाके में यह हमला हुआ। अमेरिकी एयर डिफेंस ने ड्रोन को रोका। इधर ईरान में तेल डिपो पर हमले से बड़ा खतरा। तेहरान के आसमान में छाया काला धुआं, हवा में जहरीले कणों से फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। ईरानी रेड क्रेसेंट ने यह चेतावनी जारी की है। तुर्की तक हो सकता है काले धुएं का असर। तो देखिए तेहरान में तेजाबी बारिश की आशंका है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से ऑयल डिपोज को, तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है, उसके चलते ये संकट गहराता हुआ दिख रहा है। तेहरान में अमेरिका इजराइल के हमलों से काला धुआं छाया हुआ है। जगह जगह आसमान धुएं से ढक गया है और कई जगहों पर तो सूरज की रोशनी भी नजर नहीं आ रही। लोगों को घर में रहने और बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। तेहरान में पीने के पानी पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। ईरानी रेड क्रेसेंट ने बाकायदा इसे लेकर चेतावनी जारी की। ऐसा क्यों हुआ यह भी समझिए। तेल डिपो में विस्फोट से हवा में जहरीली गैस फैल गई। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन से हवा जहरीली हो गई। ये कंपाउंड बादलों के साथ मिलकर एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होगा समझिए। जी हाँ, इसका इंपैक्ट सबसे बड़ा यह है कि तेजाबी बारिश हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये वहां के लोगों के लिए बहुत खतरनाक होगा। फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, मिट्टी और पानी को दूषित कर सकती है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचेगा और फसलों पर भी लंबे समय तक असर पड़ेगा। तुर्की तक फैल सकता है बीमार करने वाला ये काला धुआं। इसके आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद दत्ता जी, ये तो बड़ी खतरनाक खबरें सामने आ रही हैं। भयावह रूप लेती हुई ये जंग नजर आ रही है और घातक से घातक हथियारों का इस्तेमाल दोनों तरफ से हो रहा है, जिसका आने वाले लंबे समय तक असर देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल समीर, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए विश्व एक ऐसी स्थिति की तरफ जाता दिखाई दे रहा है जहां कोई देयर इज नो मेथड इन मैडनेस। और यही चीज देखने को मिल रही है। यहाँ अमेरिका की या उसके जो अलाइज हैं उनकी शक्तियों को इस तरह उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कि मानवता पूरी तरह त्राहिमाम है। और इस समय अगर यूएनओ जैसा ऑर्गेनाइजेशन, जो अगर पोटेंट ऑर्गेनाइजेशन होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। और ये अब लाजमी है कि विश्व समुदाय को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो किसी भी देश के मतलब अत्याचार या मिसयूज ऑफ पावर्स को उसके ऊपर रोक लगाए। क्योंकि देखिए, जब केमिकल वेपन्स का प्रयोग बंद है, क्लस्टर बम्स का प्रयोग बंद है, रिहायशी इलाकों पे हमले बंद हैं जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से, हॉस्पिटल्स पे मतलब हमले बंद है, तो इन देशों के प्रति कोई ना कोई वॉर क्राइम या इस तरह की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बैनुल अक़वामी स्तर के जो इदारे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कोई एक्शन अगर लेते भी हैं तो ये शक्तियां उनको मानने से इनकार कर देती हैं। तो अगर हमें ऐसा कोई समुदाय या इदारा नहीं बनाया तो इसी तरह बर्बरता बढ़ती बिल्कुल सर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अपने आप में। जो थे पहले से वो इस वक्त ऐसा लग रहा है डिफंक्ट हो चुके हैं, और आगे क्या ऐसा हो पाएगा ये भी थोड़ा सा एक कठिन सवाल इस वक्त दिखाई दे रहा है। मनीष के पास चलेंगे। मनीष, ये सवाल यहां पर उठ भी रहा है, ये चर्चा हो भी रही कि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल संस्थाएं
हैं कहां और क्या भविष्य में इनसे कोई उम्मीद की जा सकती है? आपसे जवाब लेंगे। इस बीच देखिए एक और अपडेट देते चलें। अमेरिका बढ़ा रहा है लॉन्ग रेंज हथियारों का प्रोडक्शन और B-21 रडार का प्रोडक्शन 25% बढ़ाने का फैसला लिया है। लंबी दूरी की स्ट्राइक और डेटरेंस ताकत इससे मजबूत होगी। और देखिए इस वक्त ईरान युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन पहुंचा है अमेरिकी B-1B बॉम्बर। ब्रिटिश एयरबेस से सामने आ गया है वीडियो। ये देखिए तस्वीरें। ईरान पर हमले के लिए ये घातक बॉम्बर तैयार है। 75,000 पाउंड बम ले जाने की इसकी क्षमता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 75,000 पाउंड बम ले जाने में ये घातक बॉम्बर सक्षम है और उसकी पहली तस्वीरें सामने आई हैं। और देखिए ब्रिटेन पहुंचे B-1B बॉम्बर। ईरान पर प्रहार होगा भयंकर। कई सारे सवाल है लेकिन सबसे पहले खबर देखिए क्या है। खबर यह कि अमेरिकी B-1B बॉम्बर फेयरफोर्ड पर उतरा और B-1B बॉम्बर से हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। ब्रिटेन ने अमेरिका को सैन्य बेस के इस्तेमाल की अनुमति दी है। और B-1B बॉम्बर की ताकत क्या है? तो इसकी गति 1500 किलोमीटर प्रति घंटे है। सुपरसोनिक रफ्तार से ये मूव करता है और आपको बता दें कि बिना रिफ्यूलिंग के 9400 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस कवर कर सकता है। पेलोड की बात करें तो 34,000 किलोग्राम तक बॉम्ब, मिसाइल, स्मार्ट गाइडेड हथियार ये सब कैरी करने में सक्षम है। काफी घातक, अपने आप में दुश्मन के रडार से बचने में भी ये सक्षम है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के काबिल है और दुश्मन के रडार से खुद को बचा भी सकता है। उपयोग अगर देखा जाए तो लंबी दूरी के हमलों में इसका उपयोग हो सकता है। सटीक बमबारी के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। पारंपरिक हथियारों के रूप में भी हमले इससे किए जा सकते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका भी अपनी ताकत धीरे धीरे इस जंग में झोंकना शुरू कर चुका है, अपने घातक हथियारों को उतारना शुरू कर चुका है। सवाल यहां पर यही है कि कोई मानक बचा है क्या? भविष्य में कोई उम्मीद की जा सकती है क्या? यूएनओ, यूएनएससी, ह्यूमन राइट कमीशन, जेनेवा कन्वेंशन, ये सब है कहां? मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, हम लौटेंगे उनके पास जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि बड़े घातक बॉम्बर को वॉर रेडी किया जा रहा है, जेके त्रिपाठी सर से ही वही सवाल रहेगा। लेकिन मनीष हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं लगता है। एक बार वापस चलते हैं। मनीष, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष, क्या आपको आवाज मिल रही है? त्रिपाठी सर, सवाल यहां पर यही था, भविष्य में क्या उम्मीद कर सकते हैं क्या इन संस्थाओं से, इन नियमों से, या कोई नया फ्रेमवर्क इन जंगों के खत्म होने के बाद बनेगा? क्योंकि दुनिया का ऑर्डर भी हो सकता है बदले, कुछ पावर बैलेंस भी चेंज हो और इन संस्थाओं का स्वरूप भी बदले। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरे विचार से तो आप जो अभी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर, वो मतलब लड़खड़ा रहा है और नया वर्ल्ड ऑर्डर अभी पैदा नहीं हुआ है। ये ट्रांजिशन का टाइम है। एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर लड़खड़ा के गिरेगा, ये भी बात तय है, चाहे अमेरिका जीते इसमें चाहे न जीते। लेकिन क्योंकि अभी जो भी संस्थाएं हैं सब पंगु हो चुकी, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि सब पंगु है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक 5 परमानेंट मेंबर की सहमति न हो, सर्वसम्मति न हो, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। आपने देखा कि इसीलिए रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस के खिलाफ कई बार प्रस्ताव आए, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही अब यहाँ आ रहा है, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव आ रहे हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस उससे वीटो करेंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल तो पंगु हो चुकी है। दूसरी जो ह्यूमन राइट्स, जब सिक्योरिटी काउंसिल की हालत है, तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल या यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स या इकोसॉक हो, ये सारी की सारी ये सब पेपर टाइगर बन चुके हैं। ये कुछ चीजों में जहां बड़ी ताकतों के वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व होते एक्टिवली, वहीं पर ये काम कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी कुछ होगा। आपने सर, फिर अमेरिका की दादागिरी पे लगाम कौन लगाएगा? अमेरिका के जो मन में आएगा वो करेगा।
अमेरिका अपने डंडे से दुनिया को हाँकने की कोशिश करेगा और दुनिया देखती रहेगी। देखिए, दादागिरी पे लगाम तो जनता को लगाना चाहिए, जनता को, इजराइल की जनता को और अमेरिका की जनता को अपने अपने हुक्मरानों पे लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि बाकी कोई अब ट्रम्प ये कह रहे हैं कि ईरान में जो नया वो बने हैं, नए सुप्रीम लीडर वो खमनेई बने हैं, मुस्तफा, वो हमें मंजूर नहीं है। हाँ। नई सत्ता मेरे हिसाब से आनी चाहिए। हाँ। अब भाई आप कौन होते करने वाले? आप मतलब इतने वो बेहया है, बेशरम है कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे हिसाब से सत्ता हो, यहाँ पे ना हो, यहाँ पे ऐसा हो, वहां पे ऐसा हो। आप होते कौन है? आप कहते हैं हम भारत से नाराज हैं, हम रूस से नाराज हैं। आपकी नाराजगी क्या आप खुदा हैं जो आपकी नाराजगी का वो करें? हम भी आपसे नाराज होने का हक रख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जब तक ऐसे पागल तानाशाह रहेंगे सत्ता में, तब तक ये नहीं होगा। इसके लिए अमेरिकी जनता को भी उठ के खड़ा होना चाहिए। ठीक है। और अमेरिका में ट्रम्प की पॉलिसीज का विरोध तो शुरू हो गया है, लेकिन इस विरोध के बारे में क्या कहा जाए, ये आने वाले वक्त में किस तरह की शक्ल अख्तियार करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी खबर है मुश्तबा खामनेई को लेकर। मुश्तबा खामनेई अभी घायल हैं, ये बताया गया है। सुप्रीम लीडर बनने से पहले वो घायल हुए थे। 28 फरवरी को हुआ जो हमला था उसमें मुश्तबा खामनेई घायल हुए थे, ये जानकारी सामने आ रही है। और ईरानी मीडिया के हवाले से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी 28 फरवरी को जो बड़ा हमला हुआ था, जिसमें IRGC के चीफ और खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की जान चली गई थी, उसी हमले में मुश्तबा खामनेई भी घायल हुए थे और उनका इलाज अभी चल रहा है, वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है ईरानी मीडिया के ही हवाले से। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद दत्ता जी, निश्चित तौर पर इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी कांटों भरा ताज है। मुश्तबा के सामने बड़ी चुनौतियां मुंह बाए सामने खड़ी हैं और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि फिलहाल वो घायल हैं और रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, जो ये हमला हुआ था 28 फरवरी को जी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी और उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। यकीनन ये भी वहां होंगे, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि साहब ये हमले में बच गए। लेकिन अगर वो घायल है तो उनका उपचार चल रहा है। और जिस तरीके से अमेरिका ने वक्तव्य दिया है कि वो नए सुप्रीम लीडर को भी उसका खात्मा करेंगे, तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है किसी मतलब सुपर पावर के लिए कि आप मतलब ट्रम्प साहब तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे बच्चे बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी अपना विवेकपूर्ण कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपकी लड़ाई वहां रजीम चेंज से है, आपकी लड़ाई वहां इंडिविजुअल से नहीं है। लेकिन दत्ता सर, क्या ट्रम्प की इन बातों को ऐसे भी नहीं ले सकते कि भाई पहले के अमेरिका के जो हुक्मरान थे वो काम तो यही सारे करते थे, बस इस तरह से बोलते नहीं थे। ट्रम्प बोलते बहुत हैं, क्या बोल जाएं ये नहीं पता, लेकिन कहां के शासक को रहना है, किसको हटाना है, कौन हमारा पपेट होगा, किस जगह से किससे लड़ाई करनी है, किस देश को बर्बाद करना है, इस बिजनेस को तो अमेरिका न जाने कितने सालों से दुनिया भर में कर ही रहा है और अलग अलग राष्ट्रपतियों के समय में कर रहा है। और देखिए, ईरान से बहरीन में फिर हमले हुए और बहरीन में ईरान का मिसाइल से अटैक। तो ईरान ने बहरीन पर फिर हमला किया है और बहरीन में मिसाइलों से हमला किया गया। बहरीन को लगातार निशाना बनाया गया है। अमेरिकी बेसिस यहां हो या फिर दूसरे ठिकाने, उन सबको लगातार टारगेट किया गया। बहरीन में एक बार फिर से मिसाइल से हमला, जिसकी तस्वीरें आई हैं साहब। और देखिए, बहरीन में जो इतने बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं, ये हो कैसे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल था। जानकारी मिल रही है कि बहरीन में जो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हुआ है। मनामा से बड़ी खबर आई है, मनामा में दरअसल पैट्रियट मिसाइल ही मिसफायर हो गई। एयर डिफेंस में खराबी की वजह से हादसा हुआ और मिसाइल क्रैश हो गई मनामा में ही। यानी जिसे सेफ करना था मनामा को, वो मिसाइल, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की मिसाइल वहीं गिर गई और इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। तो सवाल यही है कि क्या पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम
फेल हो गया है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम में यह गिना जाता है। इंटरसेप्टर मिसाइल में गड़बड़ी से तकनीक की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी घटना से खाड़ी के देशों में चिंता बढ़ सकती है। सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर खाड़ी देशों में असुरक्षा का भाव आएगा। इस धमाके के बाद ईरान यह प्रचार करेगा कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भगवान भरोसे हैं। क्षेत्रीय मनोवैज्ञानिक युद्ध में ईरान को इसका फायदा मिल सकता है। इस लिहाज से यह खबर और इसके मायने बहुत बड़े हैं। और उस बीच देखिए, इजराइल को लेकर खबर है। इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला हुआ है। अल खुदायरा प्लांट पर ईरानी हमला हुआ है। पावर प्लांट पर हमले के बाद तेल अवीव में अंधेरा। कल ईरान की रिफाइनरी पर हमला हुआ था और अब देखिए खबर आ रही है, इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर अटैक हुआ है। तो दोनों तरफ तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी है। इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर भी हमले किए जा रहे हैं। हाइफा शहर में कुछ ऐसे ही हमले हुए हैं। हाइफा शहर पर ईरानी मिसाइलें गिरी। हाइफा में मिसाइल अटैक से भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 29वां चरण शुरू हो चुका है। ईरान का तेल अवीव नेगेव रेगिस्तान में हमला, अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर निशाना। और युद्ध के बीच ईरान की बड़ी धमकी सामने आई। ट्रंप पर लगाम लगाएं पड़ोसी देश, ये ईरान ने कहा है। हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऊर्जा संयंत्रों पर हमले हुए हैं। अमेरिका नहीं रुका तो जवाबी हमले जारी रहेंगे। ये सीधे तौर पर ईरान की तरफ से कहा गया है, यानी बताने की कोशिश ये कि ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। और युद्ध का 10वां दिन अब तक क्या हुआ ये देखिए। मुस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। अयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद चुनाव हुआ। जंग में अब तक 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। सेंट्रल कमांड ने सैनिकों की मौत की पुष्टि भी की है। अमेरिका का ईरान के कासिम वाटर प्लांट पर हमला और बहरीन के वाटर प्लांट पर ईरान का जवाबी अटैक भी हुआ है। कतर में अब तक 313 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गलत सूचनाएं वीडियो फैलाने, वीडियो बनाने पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं लेबनान में 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार इजरायली अटैक हुआ है। सेंट्रल इजरायल में क्लस्टर बम से हमला हुआ है। पावर प्लांट में हमले के बाद तेल अवीव में अंधेरा हो गया, पावर कट हो गया। बहरीन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में गड़बड़ी और मनामा के रिहायशी इलाके में इंटरसेप्टर मिसाइल गिरी है। बगदाद की बात करें, कुवैत, जॉर्डन में तो मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुए हैं। 3 देशों में अमेरिकी बेस को ईरान ने निशाना बनाया है। क्रूड की कीमतें $116 प्रति बैरल पहुंची। एक दिन में 28% बढ़ी कच्चे तेल की कीमत। और भारतीय शेयर बाजार करीब 3% गिरे हैं। जापान का बाजार 7% से ज्यादा गिरा है। त्रिपाठी सर, पूरी दुनिया में अब इसका इंपैक्ट दिखने लगा है। भारत का शेयर बाजार हो, एशिया के शेयर मार्केट हो, उन सब पर भी इंपैक्ट दिखने लगा है। ये जो ईरान की एक सोच थी कि अगर हम हॉर्मूज से लेकर गल्फ कंट्रीज पर प्रेशर बनाएं और इसका इकोनॉमिक जो रेडिएशन है वो पूरी दुनिया में फैले तो अमेरिका शायद रुक जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है? ट्रंप पर बिजनेस लॉसेस का, दुनिया में आर्थिक खतरों का प्रभाव पड़ सकता है क्या? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि होर्मुज की खाड़ी को एक तरह से ब्लॉक कर दिया है और जो खबर है कि 10 या 12 जहाज वहां उनको क्षति पहुंचाई गई है जो ब्लॉकेट को तोड़ते निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज ये भी है कि जैसे ट्रंप ने कहा है कि हम ब्लॉकेट को खोलेंगे, तो ब्लॉकेट को खोलने के लिए किसी भी ऑयल टैंकर को सुरक्षित ले जाने के लिए कम से कम 3-4 फाइटर की जरूरत पड़ती है। तो उतनी मात्रा में ऑयल टैंकर को, हर ऑयल टैंकर के साथ 3 डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट वगैरह लगा करके आपको ले चलना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अब देखिए, अब विश्व के और लोग भी, और भी बिजनेस की कंट्रीज और इवन गल्फ के लोग भी अब ये कहना शुरू कर देंगे ट्रंप को और उनके सहयोगियों को कि ये रोकिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री चौपट हो रही है, हमें तेल नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और तो इसमें ट्रंप कितना समझेंगे
हो सकता है ट्रम्प कुछ समझे। अब आप देख रहे हैं कि $116 इसलिए सवाल था मेरा कि कहां तो ट्रम्प को ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट कहा जाता था, कहां तो उनको व्यापारी कहा जाता था। तो क्या एक व्यापारी वाला माइंड यहां काम करेगा या फिर वो एक डिक्टेटर की तरह अपने हिसाब से चलते रहेंगे? परेशानी की बात यह है कि व्यापारी के अलावा ये एक जिद्दी आदमी, ईगोइस्ट, अहंकारी और जिद्दी आदमी है। इन्होंने एक बार जो ठान लिया फिर उसको बड़े मुश्किल से कहते हैं जब तक कि बहुत मजबूर न हो जाए। मजबूर हो जाकर फिर उस पर लिपापोती करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा किया हमने, जैसे भारत के ऊपर टैरिफ में किया। और ये ठीक बात है सर, और ट्रम्प की करतूतों का असर आज की तारीख में पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक अहम खबर है, उसका हमें रुख करना है। मुश्तबा की ताजपोशी के बाद बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। IRGC ने दागी है खुर्रम शहर मिसाइल। मिसाइल पर लिखा गया मुश्तबा का नाम, मिसाइल पर लिखा गया लब्बैक मुश्तबा। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लब्बैक मुश्तबा लिखा हुआ है। और ये मिसाइल है घातक खुर्रम शहर मिसाइल। IRGC ने मुश्तबा की ताजपोशी के बाद, यानी मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद, खुर्रम शहर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। IRGC ने दागी है खुर्रम शहर मिसाइल और इस मिसाइल पर मुश्तबा का नाम लिखा गया है लब्बैक मुश्तबा। और इधर हिजबुल्लाह के खिलाफ IDF का एक्शन, हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक। एक सप्ताह में 190 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए, ये IDF ने कहा है। बेरूत में 27 जगहों पर हवाई हमले किए गए हैं, IDF का दावा। और देखिए ईरान को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने धमकी दी है। ईरान और उसके प्रॉक्सीज के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है, ये IDF की ताजा धमकी। भविष्य के लिए ईरान के साथ जंग की जा रही है, ये कहा गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। कहा गया है कि ईरानी प्रॉक्सीज के लिए भी कोई जगह सुरक्षित नहीं। और अहम खबर है, अमेरिकी हमले में ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है। मेहराबाद एयरपोर्ट से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रनवे पर ईरान के 16 एयरक्राफ्ट एक साथ नष्ट हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए जरा मेहराबाद एयरपोर्ट की, जहां पर ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रनवे पर ईरान के 16 एयरक्राफ्ट पार्क किए गए थे, यहां पर हमला हुआ है और इन एयरक्राफ्ट्स को हमले में तबाह कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से किया गया यह बड़ा हमला था, जहां पर मेहराबाद एयरपोर्ट पर बड़ी तबाही मची है, ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका और इजरायली वायुसेना ने ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया, जहां कुल 16 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। हमले के वक्त एयरपोर्ट पर कई लड़ाकू विमान मौजूद थे। हमले में विमानों में हवा में तेल भरने वाले टैंकर भी भस्म हो गए। दूसरे देशों में जाने के लिए तैयार 3 कार्गो विमान भी जल गए। बोइंग 747 विमान भी नष्ट हो गए। और ईरान को लेकर ट्रंप ने भी बड़ा दावा किया है। ट्रंप के दावे के मुताबिक ईरान के 42 जहाज नष्ट हो चुके हैं। युद्ध में ईरानी नेवी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान में अभी और तबाही होगी, यह दावा किया गया है। और देखिए तेल की बढ़ती कीमतों पर ट्रंप का बयान भी आ चुका है। क्या है बयान? परमाणु खतरा खत्म होने पर कम होंगी कीमतें। दुनिया की शांति के लिए बहुत छोटी कीमत, सिर्फ मूर्ख लोग ही अलग सोचेंगे। और देखिए ताजा अहम खबर सामने आ रही है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से बंद हो गया है। 1973 के बाद यह सबसे बड़ी नाकाबंदी है। खाड़ी में रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन ठप हो गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से अमेरिका पर भी असर पड़ा है। अमेरिका में भी तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचती नजर आ रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना, इसकी नाकेबंदी होना। चलिए और अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने का असर कैसे अमेरिका की राजनीति पर पड़ रहा है। अमेरिका पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने का क्या असर है? तो नंबर 1, हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 32 सेंट प्रति गैलन बढ़ी है और एक हफ्ते में तेल की कीमत $90 बैरल से ऊपर हो गई है। और संकट जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा
उतनी ही महंगाई बढ़ती जाएगी। यानी कि ये लंबा युद्ध अगर हुआ तो इसका आर्थिक बोझ भी अमेरिका को उठाना पड़ेगा। जी हां, अमेरिका में 1929 जैसी महामंदी का डर है। इस साल नवंबर में मध्यावधि चुनाव भी होने हैं। संकट नहीं सुलझा तो ट्रंप की स्थिति अमेरिका के अंदर ही कमजोर होगी, जिस बात का जिक्र त्रिपाठी जी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ये तो अमेरिका के लोगों को ही फैसला करना होगा कि वो नेता कैसा चुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।